हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आप लोगों से कि औरंगजेब के बाद जो मुगलों का क्रम बना था वो कैसे बना था। दोस्तों कुछ मुगलों को मूर्ख कहा जाने लगा और कुछ मुगलों को कायर कहा जाने लगा। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर जानेंगे कि औरंगजेब के बाद जो मुगल आए थे उन मुगलों का दोस्तों टाइम यानी कि शासन काल कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक था, और उन मुगलों में से हरियाणा के अंदर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात फिर रिपीट करना चाहता हूं आप सभी बच्चों के लिए, भाई आपका पेपर जनवरी या दिसंबर के अंदर हो सकता है, ऐसी संभावना, ऐसी अपडेट मिलने लग रही है। आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपको करना क्या है, सीक्वेंस में क्लासेस लगाओ, टॉपिक वाइज सीक्वेंस में सीरीज में जब आप क्लास लगाओगे तो आपको आसानी होगी, आप अपने एग्जाम को क्रैक अच्छे से कर सकते हो और आपको यह पता चलेगा कि किस मुगल के बाद कौन सा मुगल आया, या किस वंश के बाद कौन सा वंश आया, किस साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य आया। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के। जो बच्चा प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है वह दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके होम एड्रेस पर पहुंच जाएंगे, किताब आपको मिल जाएगी। अब मैं बात करूं आप लोगों से कि औरंगजेब के बाद मुगलों का क्रम। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, अगर आपने कल की क्लास लगाई है उसी क्लास के नोट्स जो आपने बनाया उसी नोट्स में नीचे ही लिखना शुरू कर देना। क्या लिखोगे कि औरंगजेब के बाद औरंगजेब के बाद मुगलों का क्रम। क्रम का मतलब इनके काम के बारे में बात नहीं करेंगे, सीक्वेंस में बात करेंगे कि औरंगजेब के बाद कौन आया। तो औरंगजेब के बाद जो पहला व्यक्ति आया भाई उसका नाम क्या था, बहादुर शाह नाम होता था। बहादुर शाह गद्दी पर कब बैठा पूछा जाए तो 1707 से लेकर 1712 तक दोस्तों ये क्या था, गद्दी पर बैठा। अब इसके अलावा दोस्तों दूसरा व्यक्ति कौन आया, जहांदर शाह आया। जहांदर शाह दोस्तों फिर सेकंड नंबर पर आए और जहांदर शाह का टाइम पूछ लिया जाए 1712 से लेकर 1715 तक दोस्तों क्या थे, सॉरी 1712 से 1713 तक, यानी कि भाई मात्र एक साल ही क्या ये गद्दी पर बैठे थे। 1712 से 13 तक जहांदर शाह के बाद दोस्तों तीसरे जो व्यक्ति आए आपके, उनका नाम पूछा जाए तो फर्रुख सियर दोस्तों उनका क्या होता था, नाम होता था। और फर्रुख सियर की अगर बात करें तो 1713 से लेकर 1713 से 19 तक दोस्तों इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, ये गद्दी पर बैठे थे। चौथे व्यक्ति की बात की जाए भाई, चौथे व्यक्ति आपके कौन थे, मोहम्मद शाह। कौन थे, मोहम्मद शाह दोस्तों क्या है फिर गद्दी पर बैठे थे। और मोहम्मद शाह को एक अन्य नाम दिया गया था, रंगीला। इनको क्या कहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते थे। और दोस्तों 1719 से लेकर 1748 तक इसने क्या किया था भाई, शासन किया था। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 दोस्तों अगर आप लोगों से कहे मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन व्यक्ति शासन में आया, तो मोहम्मद शाह के बाद आपके अहमद शाह आए भाई। अहमद शाह गद्दी पर बैठे और अहमद शाह भाई 1748 से लेकर 1754 तक दोस्तों क्या है ये गद्दी पर बैठे थे आपके। और अहमद शाह के बाद पॉइंट नंबर 6 दोस्तों आपके कौन है, पूछा जाए तो आलमगिरी। आलमगिरी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया गया। और आलमगिरी द्वितीय दोस्तों 1754 से लेकर कब भाई, 1754 से लेकर 1759 तक दोस्तों क्या है ये गद्दी पर बैठे थे और इन्होंने शासन किया था। आलमगिरी के बाद 7वें व्यक्ति शाह आलम द्वितीय आए भाई। कौन आए पूछा जाए तो शाह आलम आए। शाह आलम द्वितीय को दोस्तों यहां पर गद्दी पर बैठाया गया और शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर पूछा जाए तो 1806 तक दोस्तों क्या है ये गद्दी पर बैठे थे।
1759 से 1806 तक दोस्तों क्या है ये गद्दी पर बैठे थे। और उसके बाद 8वें व्यक्ति आपके आ जाते हैं अकबर। अकबर द्वितीय के नाम से इनको जाना जाता है। और अकबर द्वितीय दोस्तों 1806 से लेकर 1837 तक क्या है गद्दी पर बैठे थे। 1806 से लेकर 1837 तक दोस्तों क्या है ये गद्दी पर बैठने वाले शासक थे। और अंत में दोस्तों आपके जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक पूछा जाए आप लोगों से तो वो कौन थे, तो वो आपके कौन है, बहादुर शाह द्वितीय है। कौन है दोस्तों, बहादुर शाह सेकंड के नाम से हम इनको जानते हैं। इनको दोस्तों अन्य नाम भी कहा जाता है कि बहादुर शाह जाफर के नाम से हम इसको जानते हैं। और 1837 से लेकर 1857 तक दोस्तों क्या है ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है भाई, 1857 तक दोस्तों क्या है ये आपके गद्दी पर बैठे थे। एक बार सभी बच्चे यहां तक नोट डाउन कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। क्लियर है दोस्तों यहां तक सभी का? चलिए भाई, अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो आपके, एक बार इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हमने क्या जानना यहां पर कि औरंगजेब के बाद मुगलों का जो शासन आया था, कि औरंगजेब के बाद जो मुगल आए आपके, वो मुगल कौन कौन से थे, तो ये सीक्वेंस में कि बहादुर शाह आया, जहांगीर शाह आया, फर्रुख शिखर आया, मोहम्मद शाह आया, अहमद शाह, आलमगिरी या शाह आलम, या फिर अकबर द्वितीय, या फिर बहादुर शाह द्वितीय, ये आपके शासक आए थे। और ये इनका दोस्तों क्या रहेगा, शासनकाल रहेगा कि इन्होंने इतने समय तक शासन किया था। अब दोस्तों हमारे लिए 1719 के 4 शासक सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, जहां से आपके हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप हेडिंग क्या लिखेंगे कि बस 1719 में 4 मुगल शासक थे। 1719 में 4 मुगल शासक होते थे, जिनके बारे में अब हम जानेंगे। पहले शासक की अगर बात करें तो बहादुर शाह प्रथम होता था। कौन होता था, बहादुर शाह प्रथम होता था। और बहादुर शाह प्रथम से क्या पूछा जाता है कि भाई इनका वास्तविक नाम बताएं। तो बहादुर शाह का वास्तविक नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इनका वास्तविक नाम क्या था, मुअज्जम इनका क्या होता था दोस्तों, नाम होता था। मुअज्जम नाम से इनको जाना जाता था। और इन्होंने जाट वंश के संस्थापक चूड़मल को दोस्तों राजनीतिक हैसियत की क्या दी थी भाई, क्या कहते हैं उसकी, राजनीतिक हैसियत को स्वीकार किया था भाई। इन्होंने क्या किया था, जाट वंश के संस्थापक, जिसका नाम क्या था आपसे पूछा जाए तो चूड़मल। तो इन्होंने चूड़मल को क्या कहा, चूड़मल को राजनीतिक हैसियत को क्या किया था, इसने स्वीकार कर लिया था कि भाई हाँ ये क्या है, एक राजनेता है, उसकी एक राजनीतिक हैसियत को क्या कर दिया था, स्वीकार करा था कि वह जाट वंश के संस्थापक चूड़मल क्या है, एक आपके राजनीतिक है, एक राजनेता है। उसकी राजनीति को क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया था भाई। पहला पॉइंट पहले बंदे से हमसे यही पूछा जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों यहां से मुगल शासन के अंदर आप लोगों से यह भी कहा जाता है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लंपट मूर्ख के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो आप पॉइंट नंबर 2 दोस्तों क्या लिख सकते हो, जहांगीर शाह। क्या लिखोगे कि जहांगीर शाह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख कहते हैं।
जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहते थे। ये आपका HSSC के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता था। तो लंपट मूर्ख के नाम से दोस्तों इनको जहांदर शाह को जाना जाता था। इतना पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा यहां से देखो कोई डाउट ना हो आपका। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि यहां साइड में लिख लेता हूं। भाई आप लोगों से तीसरे शासक के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम क्या है आपके फर्रुख सियर। फर्रुख सियर से कहा जाता है कि भाई इस शासक को, आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि इस शासक को घृणित कायर कहा जाता था। भाई इसको कायर की उपाधि दी गई थी कि ये तो भाई कायर है, लुक छिप के हत्या कर देता था लोगों की। तो इसने हत्या कर दी भाई, एक सिख, इसने सिखों के पहले राजनीतिक गुरु, गुरु का नाम पूछा जाए तो क्या है, बंदा, विजिबल है आगे सभी को, हाँ, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर की क्या कर दी इन्होंने, हत्या कर दी थी। इन्होंने सिखों के पहले राजनीतिक गुरु बंदा बहादुर की क्या की थी भाई, हत्या करी थी। और ये पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है कि बंदा बहादुर की हत्या किसने की थी, तो भाई आपके फर्रुख सियर ने क्या की थी, बंदा बहादुर की हत्या की थी। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 3 यहां से आपका और क्या बन सकता है कि भाई आप लोगों के गुरु गोविंद सिंह और जो आपके गुरु नानक देव हैं, दोनों के नाम याद रखना कि बंदा बहादुर ने क्या किया, बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद व गुरु नानक के नाम से क्या चलाए थे भाई, सिक्के चलाए। नोट कर लो सभी बच्चे, क्या किया था, बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गोविंद जी के नाम पर क्या चलाए थे, वह सिक्के चलाए थे। दोस्तों बंदा बहादुर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, क्या कहते हैं कि बंदा बहादुर ने हरियाणा में एक स्थान को मुख्यालय बनाया था। बंदा बहादुर का मुख्यालय, बंदा बहादुर का मुख्यालय हरियाणा में है। पूछा जाए कहां पर है, सोनीपत के अंदर है भाई। हरियाणा में सोनीपत में एक गांव है, गांव का नाम क्या है, सिहरी। क्या नाम है, सिहरी खांडवा, खांडा सॉरी सिरी खांडा। सिरी खांडा ये एक गांव है और इस गांव के अंदर या एक स्थान के अंदर दोस्तों इसने क्या बनाया था, अपना मुख्यालय बनाया। क्लियर भाई यहां तक सभी का, इसमें किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझे बता सकता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे चौथे जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो कौन से हैं, जो हमने 1719 के 4 शासकों के बारे में जानना है। तो अगले शासक हैं आपके कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों, इनके समय में करनाल का युद्ध हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला कब भाई, 1739 में क्या हुआ पूछा जाए तो करनाल का युद्ध। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, इनके समय में आप लोगों को पता होना चाहिए। गुरुजी किन किन के बीच में हुआ, एक तरफ तो आपके कौन थे, रंगीला यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला थे। दूसरी तरफ कौन थे, तो नादिर शाह थे। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। करनाल के युद्ध में रंगीला का साथ पूछ लिया जाता है, तो रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला का साथ दिया था करनाल के इस युद्ध में। पूछा जाए गुरुजी किसने दिया, तो रेवाड़ी के शासक होते थे कौन,
राव बाल किशन। कौन होते थे? रेवाड़ी के शासक, रेवाड़ी के शासक राव बाल तिलक। राव बाल तिलक ने क्या दिया था भाई? इनका साथ, सॉरी राव बाल किशन ने, तिलक नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, राव बाल किशन ने क्या दिया था दोस्तों? इनका साथ दिया था। रेवाड़ी के शासक होते थे, राव बाल तिलक ने क्या दिया? इनका साथ दिया था। क्लियर है दोस्तों यहां तक सभी का? अब नादिर शाह से कम आ रहे, हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भाई मैं यहां पे लिख देता हूं अलग से, ठीक है। नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। ईरान के नेपोलियन का ये क्वेश्चन एचएसएससी ने भाई लगातार 3 से 4 बार पूछा हुआ है, तो आप इसको याद कर लेना कि नादिर शाह को क्या कहा जाता है? आपके ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। एक बार इस पूरे पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर ले, क्योंकि अब मैं जानूंगा कि नादिर शाह भारत के मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो लेकर गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो नादिर शाह है आपका, कौन है? नादिर शाह। नादिर शाह क्या करता है? भारत का मयूर सिंहासन, पहला तो क्या है आपका? भारत का मयूर सिंहासन, और दूसरा क्या करता है आपका? कोहिनूर हीरा भाई। ये दोनों क्या करता है? ले जाता है, ठीक है। अब दोस्तों जो आपका ये मयूर सिंहासन है, मैं इसको ऐसे ऊपर से नीचे ले आता हूं भाई, ठीक है। अब ये आपका मयूर सिंहासन है, जो मयूर सिंहासन, ये क्या है? 100 किलो सोने का बना हुआ था। क्या बना हुआ था? 100 केजी, यानी कि 100 किलो सोने का था। क्या था ये? 100 किलो सोने का मयूर सिंहासन था। इसके बाद दोस्तों इस सिंहासन पर क्या बनी हुई थी? मोर की आकृति बनी हुई थी। इस सिंहासन पर मोर की क्या बनी हुई थी? आकृति बनी हुई थी। आपसे कहे कि इस सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो बादल खान ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? बादल खान ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। एक बार सभी बच्चे भाई यहां से इस पॉइंट को नोट कर ले। और मोहम्मद शाह रंगीला की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला ने राव बाल किशन की बहादुरी से प्रेरित होकर उसे शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। क्योंकि भाई जो आपके मोहम्मद शाह रंगीला और आपके नादिर शाह के बीच में करनाल के अंदर युद्ध हुआ था, तो रंगीला का साथ देने वाला रेवाड़ी का शासक बाल किशन उसका पूरे जोश के साथ साथ देता है, जिसके कारण क्या है, नादिर शाह खुश होकर उसको एक उपाधि दे देता है। आप नीचे नोट करके लिख सकते हो भाई, नीचे अलग से नोट करके लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि भाई मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ने राव बाल किशन की बहादुरी से प्रेरित होकर उसे क्या कहते हैं भाई? उसे शमशेर बहादुर की उपाधि, बहादुर की उपाधि दी। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि मोहम्मद शाह रंगीला ने बाल राव किशन की बहादुरी से प्रेरित होकर उसे कौन सी उपाधि दी, तो शमशेर बहादुर की उसको क्या दी थी भाई दोस्तों? उपाधि दी थी। एक बार इस पूरी स्क्रीन को सभी बच्चे नोट डाउन कर ले भाई। क्लियर है? चलिए भाई अब बढ़ता हूं अगले पॉइंट्स की तरफ।
अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों आपके एक व्यक्ति होते हैं आलमगिरी, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बताया था। इनसे भी एक एक दो दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो आपके हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, पहला पॉइंट है आपका आलमगिरी। आलमगिरी द्वितीय, आलमगिरी द्वितीय ने क्या किया भाई, 1754 में कुरुक्षेत्र किसको सौंप दिया पूछा जाए तो मराठों को, मराठों को क्या कर दिया, सौंप दिया था। ठीक है। और अगर मैं बात करूं भाई 1756-57 तक हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था, तो मराठों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। ठीक है। 1755-56 में मराठों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था हरियाणा के ऊपर। ठीक है। अगला पॉइंट आप यहां लिख सकते हो दोस्तों कि शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। किसके समय में हुआ था, शाह आलम द्वितीय के समय में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था दोस्तों। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध की अगर बात की जाए तो विजय यानी कि जीत किसकी हुई थी, जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ कौन थे, मराठे इस युद्ध के अंदर शामिल थे। अहमद शाह अब्दाली क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, जीत जाते हैं भाई। और यहां पर मराठे इस युद्ध के अंदर हार जाते हैं। और दोस्तों मराठों के अंदर मराठा शासक होते थे जिसका नाम क्या था, सदा शिवराव। सदा शिवराव मराठा शासक होते थे, जिस सदा शिवराव ने क्या किया था भाई, थानेसर में, थानेसर के क्या है, एक मंदिर है थानेसर में, थानेश्वर के मंदिर, थानेसर के मंदिर का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है। इस व्यक्ति ने क्या है, पुनर्निर्माण करवाया था थानेसर के शिव मंदिर का। ठीक है, भगवान शिव के मंदिर का। आप लोगों से पूछा जाए कि भाई थानेसर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था आपके पुष्य भूति वंश ने। ठीक है। निर्माण किसने करवाया, पुष्य भूति वंश ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। क्लियर सभी का, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है भाई, आपका हमने क्या जाना, शाह आलम द्वितीय के समय में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें शाह जो आपके अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है, और मराठा शासक जो सदा शिवराव होते हैं उनकी हार हो जाती है। और सदा शिवराव मराठा शासक ने थानेश्वर के अंदर शिव मंदिर का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। निर्माण पूछा जाए तो पुष्यभूति वंश ने, पुष्यभूति वंश ना आए तो वर्धन वंश ने क्या करवाया था, उसका निर्माण करवाया था भाई। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपने अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की तरफ जो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों से कहे कि अहमद शाह अब्दाली विजय के बाद, यानी कि वह पानीपत का जो युद्ध इसने जीता, ठीक है, आपके व्यक्ति हैं जिसका नाम क्या है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली विजय, या हम कह सकते हैं जीत के बाद, पानीपत का युद्ध जीता था इसने। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, पानीपत का थर्ड युद्ध जीता था। ठीक है, इस जीत के बाद पानीपत का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, वो सरहिंद के गवर्नर जैन खां को सौंप देता है। अब ये क्या करता है, पहला पॉइंट क्या है कि भाई पानीपत का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग क्या करता है, आपके सरहिंद, सरहिंद के गवर्नर को, सरहिंद के गवर्नर को जिसका नाम क्या था, जैन खां को सौंप देता है। विजिबल है सभी को। चलिए
सौंप देता है। और दोस्तों सरहिंद के जो जैन खा गवर्नर को क्या मिल जाता है, पानीपत का ऊपरी भाग मिल जाता है भाई। अब बात आती है पानीपत का नीचे वाला भाग। पानीपत का निचले भाग की अगर बात करें तो मुगलों की तरफ से शासन कर रहा था आपका एक व्यक्ति जिसका नाम है नजीबुद्दौला। हाँ, पानीपत का निचला भाग दोस्तों मिल जाता है किसको, नजीबुद्दौला को। नजीबुद्दौला को दे दिया जाता है। नजीबुद्दौला कौन है भाई, ये मुगलों की तरफ से शासन कर रहा था भाई। ठीक है, ये मुगलों की तरफ से शासन कर रहा था, इसलिए नजीबुद्दौला को दोस्तों क्या है, नीचे वाला भाग दे दिया जाता है। नजीबुद्दौला शासन के भाग पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, महाराजा सूरजमल ने अधिकार कर लिया था। इसका जो ये निचले वाला भाग था, इसके ऊपर अधिकार कर लेता है एक व्यक्ति जिसका नाम क्या, महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है। महाराजा सूरजमल क्या करता है, अपने पानीपत के निचले वाले भाग पर अपना अधिकार कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है भाई। महेंद्रगढ़ के भाग पर दोस्तों माधो सिंह ने अधिकार कर लिया था। महेंद्रगढ़ की यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, क्या कि महेंद्रगढ़ के भाग पर या महेंद्रगढ़ पर किसने शासन किया, तो माधो सिंह ने किया। माधो सिंह अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है भाई, माधो सिंह की अगर बात की जाए आप लोगों से, मैं यहां पर लिख देता हूं। माधो सिंह दोस्तों जयपुर रियासत का शासक था। माधो सिंह जयपुर रियासत का क्या होता था, शासक होता था। ठीक है, माधो सिंह ने क्या क्या कार्य किया था, माधोगढ़ का किला बनवाया था, जो कि कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई। ठीक है, इसका इसने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, और दोस्तों 1763 में जो हमारे सूरजमल हैं, 1763 में सूरजमल क्या है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं भाई। सूरजमल वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है भाई, एक बार सभी बच्चे यहां से नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, हमने जितने भी अभी तक पढ़े हैं। एक बार सभी बच्चे यहां तक सभी ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर ले भाई। ठीक है भाई, अहमद शाह अब्दाली जब पानीपत को जीत जाता है, पानीपत को जीतने के बाद क्या करता है, ऊपर वाला भाग है जो सरहिंद के गवर्नर को दे देता है, जिसका नाम क्या होता है, जैन खां। ठीक है, नीचे वाला भाग दे देता है नजीबुद्दौला को भाई। नजीबुद्दौला से, हाँ भाई, नजीबुद्दौला से भी एक पॉइंट यहां पर आप लिख लो, ये जो नजीबुद्दौला है जिसके पास पानीपत का क्या नीचे वाला भाग होता है, इससे क्वेश्चन लिख सकते हो आप। नीचे सीक्वेंस में लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा। तो नजीबुद्दौला दोस्तों 1770 में मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है पूछा जाए तो भाई आपके नजीबुद्दौला की। नजीबुद्दौला की मृत्यु हो जाती। ठीक है, क्लियर है, लिख लिया सबने इतना, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब दोस्तों जो ये नजीबुद्दौला था ना, ये मुगलों की तरफ से क्या करता था, शासन करता था। ये लाइन याद रखना, अभी आप लोगों के काम आएगी, क्योंकि भाई नजीबुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद
मुगलों की तरफ काम कौन करेगा? नजीबुद्दौला की मृत्यु तो हो जाती है 1770 में। और दोस्तों नजीबुद्दौला के बाद मुगलों का नेतृत्व किसने किया अगर पूछा जाए, मैं लिख देता हूं क्या है कि नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद मुगलों का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया था भाई नजफ खान ने। नजफ खान ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेपर में आने की पूरी संभावना है कि 1789 में क्या नजफ खान और महादजी सिंधिया के बीच में युद्ध हुआ था। 1789 में किस किस के बीच में? एक तरफ आपके नजफ खान थे, दूसरी तरफ कौन थे पूछा जाए तो महादजी सिंधिया थे। इन दोनों के बीच में महादजी सिंधिया के बीच में क्या हो जाता है भाई? युद्ध हो जाता है। ठीक है, मराठों। अब दोस्तों 1789 में हरियाणा पर दोबारा से किसका अधिकार हो जाता है? मराठों का अधिकार। मराठों का हरियाणा पर दोबारा अधिकार हो जाता है। लो भाई इसको एक बार सभी बच्चे नोट कर लो। क्लियर सभी का? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक आखिरी पॉइंट के बारे में, उससे पहले आप एक बार इस पूरे पॉइंट को नोट डाउन कर लो। हाँ जी हो गया। अब दोस्तों हरियाणा के अंदर ना जिले बना रखे हैं, जैसे कि गुड़गांव जिला है, करनाल जिला है, हिसार है, ठीक है, फतेहाबाद है, सिरसा है, ठीक है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, भिवानी है, रोहतक है। ये क्या है दोस्तों? जिले हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? HSSC एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है गुरुजी बताओ? तो आपके एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने हरियाणा को सबसे पहले जेलों में बांटा। महादजी सिंधिया ने हरियाणा को सबसे पहले जिलों में बांटा था। लो भाई इसको लिख लो सब। क्लियर है सबका? भाई ये यहां पर आपका क्या है? मुगल काल से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सारे कवर हो चुके हैं। और जो हमारी अगली क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जॉर्ज थॉमस के बारे में, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज थॉमस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। वह 1797 से लेकर 1802 तक उसने क्या किया था? कार्य किया था, कार्यभार संभाला था। जॉर्ज थॉमस भारत में सबसे पहले पूछा जाए कहां पर आया था? मद्रास के अंदर आया था। जॉर्ज थॉमस कहां का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। तो ये बातें हम सारी अपनी आने वाली कल की क्लास के अंदर करेंगे। आप लोगों के लिए कल की क्लास अति उत्तम रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो भाई दोस्तों अब मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। जिसने भी जीके बाय योगेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया लाइक करना, और दोस्तों कमेंट करके बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलता हूं अब आप लोगों को अगली वीडियो में, अगली क्लास। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।